हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। जैसे कि आप देखो, इंडिया को हम लोग बोलते हैं ना कि एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटीज मिलती हैं। आप लैंग्वेज के बेसिस पर डाइवर्सिटी देखोगे तो वहां पर मिलेगी। आप एथनिसिटी के बेसिस पर डाइवर्सिटी देखोगे तो भी मिलेगी। आप रेस के बेसिस पर देखोगे तो भी आपको ह्यूमन के अंदर ही बहुत सारे स्पेशीज मिल जाएंगे और बहुत सारी डाइवर्सिटीज मिल जाएंगी। कुछ लोग मोंगोलॉइड हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलॉइड हैं, कुछ लोग आर्यंस के अंदर में आते हैं, कुछ द्रविडियंस हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रेशियल आपको ग्रुपिंग्स मिल जाएंगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, इसका भी जो एक पार्ट है वो है डाइवर्सिटी। मतलब कहीं ना कहीं तो ये डाइवर्सिटी दिखा रहा है। और यहाँ पर जो बायो वर्ड है, इस बायो वर्ड का मतलब है लिविंग थिंग्स। तो जितने भी लिविंग स्पीसीज हैं, लिविंग थिंग्स हैं, अगर उनमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है तो हम उनको क्या नाम देंगे? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स अगर हमें दिख रहे हैं तो वो होगी बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर अब लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, अब अपनी नजरें घुमा के देखो, आपको जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स दिखते होंगे वो सब इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं आप। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग एनिमल्स के अंदर ही वैसे आ जाएंगे। इनके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, जो कि दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। इसके अलावा जो भी आपको समझ में आता होगा कि हाँ ये एक लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो वो सबके डाइवर्सिटीज को कंसीडर करता है बायोडाइवर्सिटी। अब अपने यहाँ इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और अभी तक हम खोजते भी रहते हैं लेकिन फिर भी अभी खत्म नहीं हुए हैं। अभी लगता है कि जो आज के टाइम पर है, हमें पता है कि बिलियंस ऑफ ऐसे डाइवर्सिटीज देखने को मिलते हैं। अगर कुछ काउंटेड बायोडाइवर्सिटी की बात करें कि कितने स्पीशीज हमने काउंट किए हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUCN। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। लेकिन ऑफिशियली हम लोग इसको केवल इतना ही नाम बुलाते हैं, और ये वाला थोड़ा एक्स्ट्रा है जिसका एब्रीविएशन में टर्म नहीं आता है। फुल फॉर्म यही है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये 1948 में बनाया गया था। इसका बेसिक टास्क क्या है? इसका बेसिक टास्क ये है कि इसको इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है, इसको कुछ रिसर्च कंडक्ट करने पड़ते हैं। ये सब किसके लिए? ये सब केवल इसलिए कि कितने स्पीशीज हमारे यहाँ हैं, उनके ऊपर अलग अलग कहाँ से हम कुछ नए स्पीशीज को खोज सकते हैं। तो इसी के चलते क्या होता है कि हर साल हमें देखने को मिलता है कि हजारों के तादाद में आपको अलग अलग टाइप के नए नए स्पीशीज हर साल मिलते हैं। और लगता है कि अभी ये सफर 100-150 साल और आगे तक चलेगा, तब जाके कहीं हम इस कगार पर पहुंच पाएंगे कि हम बोलेंगे कि हाँ अभी अपने मैक्सिमम चीजों को या फिर मैक्सिमम जीव जंतुओं को हमने खोज लिया है। लेकिन उस टाइम पर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप समझो कि 2004 में जो इन्होंने एक डेटा निकाला था, उसके हिसाब से 1.5 मिलियन ऐसे स्पीशीज इन्होंने, प्लांट और एनिमल के अलग अलग स्पीशीज इन्होंने अभी तक खोज निकाले हैं। इनका काम देखो क्या होता है। IUCN वाले ये करते हैं कि एक ये रेड लिस्ट डेटा प्रिपेयर करते हैं। ठीक, रेड लिस्ट डेटा के अंदर में क्या होता है कि अलग अलग स्पीशीज के कैटेगरीज डिसाइड किए जाते हैं। जैसे कि कुछ होंगे इंडेंजर्ड, कुछ होंगे मान लो थ्रेटेंड, कुछ होंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इस तरीके से 4-5 कैटेगरीज बनाई गई हैं कि कौन कितने जल्दी खत्म होने वाला है। जो अभी जिसकी जनसंख्या काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत सारी है, तो उस पर अभी खतरा नहीं है, तो उसको हम लोग अलग से रखेंगे, उन पे ज्यादा गौर नहीं करेंगे। लेकिन जो भी इंडेंजर्ड है, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो बिल्कुल एक्सटिंक्शन के कगार पर है, कि अगर अब हमने उन पे ध्यान नहीं दिया तो उनकी 2-4 जोड़ियां बची हैं, और अगर वो भी खत्म हो गए तो इनकी पूरी की पूरी ये स्पीशीज हमारे पूरे वर्ल्ड से खत्म हो जाएगी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए रेड लिस्ट डेटा बनाया जाता है, जिसके बेसिस पर अलग अलग स्पीशीज को हम लोग प्रिजर्व करते हैं, उनको उनके एक्सटिंक्शन को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ IUCN के बारे में हमने बात किया। फिलहाल हम तो बात कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी को हमने समझा कि लिविंग थिंग्स में जितनी भी डाइवर्सिटीज दिखते हैं, जितनी भी वेराइटीज हमको दिखती हैं, वो सब बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। ठीक है, अब इन्होंने जितने भी अभी तक हमने स्पीशीज देखे हैं, उसमें लगभग ऐसा पाया गया है कि 70% जो है वो एनिमल स्पीशीज हैं। ठीक, अब एनिमल्स के अंदर ही इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं। इंसेक्ट्स में भी आप समझो कि इस 70% का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो इंसेक्ट्स में ही चला जाता है। इंसेक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि हम उनको खोज ही नहीं पाते। आप खुद ही समझो कि जो बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट होते होंगे, जहां तक आज तक कभी इंसान पहुंचा ही नहीं है,
तो उन डेंस फॉरेस्ट में तो कितने सारे इंसेक्ट्स होते होंगे जो कि हमने देखा ही नहीं होगा कभी भी। तो ऐसे ऐसे जानवर, ऐसे जीव जंतु जो कि हमने आज तक देखे ही नहीं है, तो वो हर साल कुछ ना कुछ नए नए दिखते रहते हैं। इसमें 70% एनिमल्स देखे, और उसके अलावा जो भी लगभग ऐसे 22% के लगभग है, इन्होंने प्लांट स्पीशीज को देखा है, और बाकी कुछ चीजें हैं जो कि हमें पता ही नहीं है कि क्या हो सकती हैं। तो इनमें आप देखोगे कि लगभग ऐसे 70% उन एनिमल्स के बीच में से आपको मिलते हैं केवल और केवल इंसेक्ट्स। जैसे कि कुछ होते हैं, देखो भाई, वर्टेब्रेट्स, कुछ होते हैं इनवर्टेब्रेट्स। तो अगर वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स के बेसिस पर अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो कुछ इस तरीके से आएगा कि वर्टेब्रेट्स जितने भी होते हैं, जिनके पास रीढ़ की हड्डियां होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, स्पाइन होता है, उसमें से 50% तो केवल फिशेस हैं। और सोचो कि अभी कितने सारे फिशेस होंगे, कितने ओशियन सर्फेसेस होंगे जिसको हमने एक्सप्लोर किया होगा। भाई 70% के लगभग हमारा पूरे अर्थ पर क्या है? ओशियन है, वाटर है। तो इस ओशियनिक वाटर के अंदर में इसके सतह पर क्या चल रहा है, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या हमको पता है? क्या नहीं पता है। आप समझो कि कितने सारे फंजाई की स्पीसीज होंगे पूरे वर्ल्ड में, जो कि जितनी भी फिशेज हैं, जितने भी एम्फीबियंस हैं, जितने भी आपके रेप्टाइल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, इन सबको मिला भी दिया जाए ना, तब भी वो अलग अलग फंजाई के स्पीसीज को काउंट, मतलब एक तरफ है फंजाई की अलग अलग स्पीसीज और एक तरफ है फिशेज, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सारे लोग। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि फंजाई वाले हो सकते हैं कि थोड़े ज्यादा हो जाएं। तो स्पीसीज तो इतनी सारी हैं कि हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन है अपने यहाँ पर। तो इसीलिए हमें बायोडाइवर्सिटी पढ़ना जरूरी हो जाता है, और हमें पहचानना भी जरूरी हो जाता है, इनके इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी हो जाता है। क्योंकि आप समझोगे कि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ते हैं फूड चेन, फूड वेब, तो इन सब का बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहा है हमेशा से कि जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, आप समझो कि लोगों के सर्वाइवल के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि डाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो रिसोर्सेज पर प्रेशर ज्यादा होगा। जितना स्पीशीज बनता जाएगा, नेचर के पास उतने रिसोर्सेज हैं उसको फीड करने के लिए, लेकिन केवल फीड करने के लिए, उसके नीड को, या फिर नीड को भी नहीं, उसके ग्रीड को फुलफिल करने के लिए नहीं है। ठीक है? तो ग्रीडी होना नेचर के अगेंस्ट चला जाता है। आपकी जितनी जरूरत है नेचर आपको डेफिनेटली देगी। तो इसीलिए जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, जितनी ज्यादा स्पीशीज आपको देखने को मिलेगा, सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए डाइवर्सिटीज का होना बहुत जरूरी है। डाइवर्सिटी से हम और क्या समझ सकते हैं? देखो, जैसे कि हम बात करते हैं एक लेवल पर जेनेटिक डाइवर्सिटी की। ठीक है? जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि जितने भी जीन्स हैं, मतलब कि अभी तक हम लोग जो बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, आप समझो कि इस बायोडाइवर्सिटी में हम लोग अलग अलग पेड़ पौधे, जानवर, जंतु, जीव जो भी हैं सबको कंसिडर करते थे, और साथ ही साथ इनके हम लोग जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट कर सकते हैं। आप देखोगे कि एक ही स्पीशीज के अलग अलग लोगों के पास अलग अलग जीन्स के कॉम्बिनेशन है। वो आप समझो कि इंडिया के ही अंदर लगभग 125 करोड़ से तो ज्यादा ही हो गए होंगे, अब 130 करोड़ के लगभग जो भी होंगे, इतनी पॉपुलेशन है। लेकिन इन सब की सभी के पास अपनी अपनी जीन्स होगी, तभी तो किसी की एक शक्ल दूसरे से नहीं मिलती है, या फिर जुड़वा में मिलती भी होगी, लेकिन फिर भी उनके कुछ ना कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स अलग अलग होते ही होंगे। कुछ हरकतें, कुछ चीजें अलग होंगी, डेफिनेटली अलग होंगी। तो इसीलिए हर एक इंसान अपने आप में इंडिविजुअली बाकी सभी से डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक है। तो ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी अपने आप में पूरे इस बायोडाइवर्सिटी को और ज्यादा स्टेबल करता है। ठीक है? तो अब यहां पर जब हम लोग लेवल पढ़ते हैं ना कि भाई बायोडाइवर्सिटी के अब तो बहुत सारे लेवल हो जाएंगे, कि इस लेवल की डाइवर्सिटी है या दूसरे लेवल की डाइवर्सिटी है, तो इसमें बेसिकली अगर हम लोग लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इसमें एक सबसे पहले नंबर पर ही आ जाता है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। इस जेनेटिक डाइवर्सिटी में होता यूं है, जैसे कि मान लो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक डाइवर्सिटी में ये जीन्स क्या होते हैं। आप सब ने अपने बचपन में बायोलॉजी के क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि जीन्स जो होते हैं वो इस अर्थ पर जितने भी लिविंग लाइफ्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बेसिक यूनिट, जो भी उनका बेसिक यूनिट होता है, उस बेसिक यूनिट को हम लोग जीन्स का नाम देते हैं। और ये आप समझो कि सभी ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटी मेंटेन करने के लिए और डिफरेंसेस मेंटेन करने के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम इंसान एक दूसरे से एक तरीके से आप देखोगे कि सिमिलर हैं,
क्योंकि हमारे पास 2 हाथ 2 पैर दोनों एक तरीके से फंक्शन करते हैं, हमारे पास ब्रेन है सोचने के लिए, बात करने के लिए, तो इस तरीके से सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन डेफिनेटली हम एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट भी हैं अपने कैरेक्टर, अपने सोच, अपने बिहेवियर को लेके। तो इस तरीके से हमारा फिजिकल अपीयरेंस मतलब कुछ ना कुछ करके डिफरेंट है। तो यहाँ पर जीन्स का रोल आता है। तो इसीलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो इस बायोडाइवर्सिटी से कहीं ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ तो हम केवल स्पीशीज काउंट कर रहे थे तो वही बिलियंस में पहुंच जा रहे थे। अब इन बिलियंस स्पीशीज के अंदर भी कितने बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन होंगे, उन सब के जीन्स जो है वो भी अलग अलग होंगे। तो आप समझो कि कितना बड़ा ये नंबर होगा। उतना बड़ा नंबर पता नहीं, हम लोग को गिनना भी नहीं आता होगा शायद। इतना कुछ है जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर में। तो इसीलिए हर एक स्पीशीज के अंदर आप देखोगे कि वो हर एक स्पीशीज मतलब हर एक इंडिविजुअल इस स्पीशीज के अंदर में उसके पास अपना यूनिक फीचर होता है, अपना जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, यहां पर एक फायदा ये देखने को मिलता है कि इवोल्यूशन के लिए अगर बात करें या फिर हम बात करें एडाप्टेशन की, तो जिस स्पीशीज में जेनेटिक डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होती है उसकी एडाप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो इस चीज को कि मान लो कि हम लोग एक प्लांट्स, मान लो गेहूं की फसल है, तो गेहूं की पूरे भारत में केवल एक ही वेराइटी है और उसी वेराइटी को पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग उसी को बोते हैं, उसी को काटते हैं और उसी को खाते हैं। अब सोचो कि कभी ऐसा कोई भी मान लो पैरासाइटिक अटैक हो जाए, ठीक, जो कि स्पेसिफिकली उसी स्पीशीज उसी गेहूं के प्रजाति पे वो उसका आक्रमण हो, तो आप तो फिर पूरे भारत से देखोगे गेहूं ही हट गया, है ही नहीं गेहूं, क्योंकि सब जगह पैरासाइटिक अटैक हो गया। इसीलिए इसके अडाप्टेबिलिटी के लिए, इसके इवोल्यूशन के लिए, इसके सर्वाइवल के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने इंसानों में भी बात करें तो किसी के पास मान लो ठंडे जगह रह रहा है तो ठंडी झेलने की क्षमता, या फिर कोई बहुत ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह रहा है तो उसको उस प्रेसिपिटेशन वाले क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर एक 70% 80% ह्यूमिडिटी को झेलना, उस लाइफ में रहना, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं एडाप्टेशन की तरफ इशारा करती है, इवोल्यूशन की तरफ इशारा करती है। ठीक है, तो किसी न किसी एंगल में सब कोई डिफरेंट है। ये तो पहला लेवल है डाइवर्सिटी का। इसके अलावा दूसरा लेवल जो है उससे थोड़ा कम, हम देखते हैं स्पीशीज की डाइवर्सिटी, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी के अंदर में। तो बहुत सारे वेराइटी ऑफ स्पीशीज मिलते हैं, मतलब आप जितने काउंट कर सको बिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं वेराइटीज में। तो बेसिकली जो भी स्पीशीज डाइवर्सिटी होती हैं, इनको हम लोग 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इनको भी हम फर्दर या तो आप बोलो कि 2 लेवल्स पर हम देख सकते हैं। एक होता है हमारा रीजनल लेवल, ठीक, और दूसरा होता है हमारा लोकल लेवल। तो ये जो रीजनल लेवल है, रीजनल लेवल का मतलब ये है कि पूरे नेशन की बात कर लें, मतलब अपने पूरे देश में या फिर पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर लें, इसमें कितने सारे स्पीशीज रहते हैं वो हो जाएंगे रीजनल स्पीशीज। लोकल डाइवर्सिटी मतलब रीजनल डाइवर्सिटी हो गया और लोकल डाइवर्सिटी। तो लोकल स्पीशीज डाइवर्सिटी की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या है कि अगर इन ए गिवन नेशन अगर डिफरेंट कम्युनिटी अलग अलग लैटिट्यूड्स पे रह रही है तो उन पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स को हम एक ग्रुपिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर लैटिट्यूड के लिए लोकल डाइवर्सिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये स्पीशीज के बेसिस पर हमने एक लेवल समझा। एक और लेवल आता है इसका, इससे थोड़ा सा और बड़ा लेवल हम देखते हैं, इकोसिस्टम का लेवल। तो हमने देखा कि हम सबसे बेसिक यूनिट से चल रहे थे, जीन्स के बेसिस पर जेनेटिक डाइवर्सिटी, फिर उसके ऊपर है जीन्स को मिला के क्या बनता है, स्पीशीज बनता है। तो स्पीशीज के लिए स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब यहां पर हम लोग पॉपुलेशन भी बोलते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी स्पीशीज में काउंट हो जाता है। इसीलिए हम अब क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी में क्या है कि एक इकोसिस्टम में हमें पता है कि पूरे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी रहती है। ठीक है, तो इस कम्युनिटी के अंदर अलग अलग फिजिकल इन्वायरमेंट होगा जिसके बेसिस पर ये सब इंटरैक्ट करते होंगे अपने अपने इन्वायरमेंट से। तो इन सब के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉन्ड ले लो आप, ठीक है, या फिर कोई भी ग्रास लैंड ले लो, कहीं के भी एक छोटा सा इकोसिस्टम ले लो, तो उस इकोसिस्टम के बेसिस पर भी अब ग्रास लैंड का इकोसिस्टम और पॉन्ड का इकोसिस्टम, ये दोनों भी तो डाइवर्स हैं, अलग अलग हैं बिल्कुल। तो डाइवर्सिटी इनके रेंज में भी है। तो इस तरीके से इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो गई। ठीक है, तो डाइवर्सिटी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने मोटा मोटा समझ लिया है कि बायोडाइवर्सिटी एक्चुअल में क्या होती है, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। यहां पर अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, या फिर हम यूं बोलें कि हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर कैसे करते हैं। तो मेजर देखो 2 मेजर कंपोनेंट्स पे करते हैं। एक होती है स्पीशीज के बेसिस पर रिचनेस क्या है, और एक स्पीशीज इवेननेस क्या है।
ठीक है, इन दोनों टर्म्स को हम जरा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, स्पीशीज रिचनेस की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ जेनेटिकली या फिर फंक्शनली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पर, या फिर सिंपल शब्दों में मैं बात करूं तो कितने नंबर ऑफ स्पीशीज यहाँ पर हैं, कितने अलग अलग वेराइटी ऑफ स्पीशीज यहाँ पर मिलते हैं, वो कहलाएगा स्पीशीज रिचनेस। जैसे कि एक तरफ शेर है, चीता है, बकरी है, भेड़ है, इंसान है, घास है, अलग अलग पेड़ पौधे हैं, और भी दूसरे खरगोश, बिल्ली, कुत्ते, ये सब एक एक स्पीशीज काउंट कर रहे हैं। तो ये स्पीशीज एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में कितने सारे ऐसे स्पीशीज प्रेजेंट हैं, ये कौन बताएगा? ये बताएगा स्पीशीज रिचनेस में। टोटल नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ स्पीशीज जितने भी रहेंगे वो स्पीशीज रिचनेस की तरफ इशारा करता है। इवेननेस का क्या मतलब है? इवेननेस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर, अगर हम लोग मान लो इसमें बात करते थे इतने सारे लोग, मान लो कुछ कम कर लेते हैं कि एक ज्योग्राफिकल एरिया में इसमें शेर भी है, इसमें भालू भी है, यहां पर इंसान भी रहते हैं, और मान लो यहां पर खरगोश भी है। ठीक, ये ऐसे 4 लोग ही हैं। तो अगर हम ये बोले कि यहां पर 100 इंसान रहते हैं, 2 खरगोश रहते हैं, 1 शेर रहता है, और लगभग 15 भालू रहते हैं, तो ये अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर स्पीशीज रिचनेस की बात करें तो कितने स्पीशीज रिचनेस होगी? यहां पर 4 होगी, क्योंकि यहां पर 4 अलग अलग स्पीशीज पाई जाती है। लेकिन अगर स्पीशीज इवननेस की बात करेंगे तो ओवरऑल कितने लोग थे यहां पर? अगर आप इसको काउंट करो, 100 + 15 + 2 + 1, ये हो गए 118। 118 में अगर हम लोग इवननेस की बात करते हैं तो सबके पास लगभग बराबर। अगर हम लोग इसको 120 भी कर दें तो भी रफली ऐसा होता कि लगभग आप 30 स्पीशीज के अंदर आते। मतलब यहां पर 30 इंसान होते, 30 खरगोश होते, 30 भालू होते और 30 शेर होते, तब इसकी इवननेस मैक्सिमम हो जाती। लेकिन ऐसा यहां पर हो नहीं पाया। ठीक है, यहां पर प्रॉब्लम आ गई कि एक इंसानों की संख्या बहुत ज्यादा है और जानवरों की संख्या बहुत ही कम है, तो यहां पर ये इवननेस नहीं हो पाया। तो इस बेसिस पर, रिचनेस और इवननेस के बेसिस पर हम लोग बायोडाइवर्सिटी को मेजर कर सकते हैं कि कोई भी बायोस्फीयर या फिर कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया वो कितना ज्यादा स्पीशीज के चलते रिच है और कितना इवन है। तो दोनों ही तरफ से आप देखोगे कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी वगैरह भी बता सकते हैं। तो इवननेस की अगर हम थोड़ी सी और बात करते हैं, इवननेस का मतलब है कि आप ये समझो कि केवल और केवल ये नहीं बताता है कि कितने स्पीशीज यहां पर प्रेजेंट हैं, बल्कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बताता है कि कौन सी स्पीशीज कितने तादाद में मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आप समझो कि अलग अलग लेवल पर हम लोग इस डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं। और यहां पर जैसे कि हमने अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखा भी था कि इन डाइवर्सिटीज को डिफाइन करने के लिए हमने अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में सबसे पहले एक पर्सन थे जिनका नाम था R.H. विटटेकर। इन्होंने सबसे पहले ये टर्म कॉइन किया कि भाई अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को बताना है कहीं किसी प्लेस का, तो हम उसको 3 अलग अलग लेवल्स पर मेजर कर सकते हैं। एक अल्फा डाइवर्सिटी के बेसिस पर मेजर कर सकते हैं, एक बीटा डाइवर्सिटी के बेसिस पर, और तीसरा गामा डाइवर्सिटी के बेसिस पर। जेनेटिक डाइवर्सिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको भी के लिए पॉज करते हैं, थोड़ा सा अलग रखते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 तरीके की डाइवर्सिटी होगी जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी को समझाएगी। अगर हम लोग अल्फा डाइवर्सिटी की बात करें तो अल्फा डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? यहां पर स्पेसिफिकली स्पीशीज रिचनेस की बात होती है। ठीक है, स्पीशीज रिचनेस का क्या मतलब है कि कितने तादाद में, आप बोल सकते हो कि डाइवर्सिटी यहां पर प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज यहां पर हैं। जितने भी ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे उतनी ज्यादा अल्फा डाइवर्सिटी होगी। ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, वो क्या होंगे? अल्फा डाइवर्सिटी कहलाएंगे। मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन एरिया, इन अ गिवन पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम कैन बी टर्म्ड एज अल्फा डाइवर्सिटी। सिंपल सा मतलब है। ठीक है, फिर विटटेकर बोलते हैं कि देखो फिर आता है बीटा डाइवर्सिटी। हमने अभी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही मतलब स्पीशीज के रिचनेस के बारे में पढ़ाई की। क्या हो अगर हम इस रिचनेस को किसी दूसरे इकोसिस्टम से, किसी दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया से, किसी पर्टिकुलर दूसरे एरिया से कंपेयर करके देखें तो अगर हम कंपेयर करते हैं कि हाँ भाई इस जगह पर
रिचनेस इतनी ज़्यादा है, और दूसरी जगह पर स्पीशीज कुछ इस तरीके से, और फिर हम फाइंड करें कि यहाँ पर ऐसे कौन कौन से स्पीशीज हैं जो कि यूनिक हैं, वो होगी बीटा डाइवर्सिटी। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, उसके बेसिस पर ही आप समझ पाओगे इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो, हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ के लिए, बीटा डाइवर्सिटी को समझने के लिए। हम लोग 3 अलग अलग इकोसिस्टम्स लेते हैं। एक है पहला इकोसिस्टम ए, दूसरा इकोसिस्टम बी और तीसरा इकोसिस्टम सी। यहाँ पर हमें पता है कि ए के अंदर में हम बता सकते हैं, मान लो 3 मछलियाँ हैं, मान लो कि ये 3 मछलियाँ हैं ये एक तरफ के, फिर कुछ इनसे बड़ी मछलियाँ हैं, और फिर कुछ और भी मछलियाँ हैं, ठीक, ऐसे कुछ हैं। फिर हम बी में आते हैं। हम बी में देखते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी मछलियाँ प्रेजेंट हैं, और मान लो कुछ यहाँ पर जो ये सर्कल वाली मछलियाँ थी ये भी कुछ प्रेजेंट है, और यहाँ पर कुछ इधर क्या बोलते हैं, मान लो कि कुछ और अलग से भी कुछ स्पीशीज यहाँ पर प्रेजेंट थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ और इस तरीके की भी मछलियाँ हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं बस इन सिंबल्स के अलावा। इस तरीके से यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन मछलियाँ तो हैं ही हैं, और साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा भी कुछ है, और यहाँ पर बिल्कुल अलग से कुछ और भी मछलियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक, कुछ इस टाइप का है। ये तीनों जगह आप देखोगे अपनी अपनी इकोसिस्टम्स यूनिक हैं, अलग अलग स्पीशीज मिलते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होगा, ए का 3 होगा, बी का भी 3 होगा, और सी का भी 3 होगा। देखा जाए तो डाइवर्सिटी स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं वो 1 स्पीशीज, 2 स्पीशीज, 3 स्पीशीज, ये 3 हो गए। फिर यहाँ पर भी 3 हो गए, यहाँ पर भी 3 हो गए। लेकिन अब हम आते हैं बीटा डाइवर्सिटी पे। बीटा डाइवर्सिटी क्या कहेगा कि यूनिकनेस कितनी है। तो अगर हम लोग ए और बी इकोसिस्टम को कंपेयर करेंगे तो हमें कितनी यूनिकनेस मिलेगी। देखो ये स्टार वाला जो है ना, इस वाले में मिल रहा है क्या, नहीं, मतलब ये यूनिक है अपने आप में, ठीक। इस वाले में कहीं ट्रायंगल वाली मछलियां दिख रही हैं क्या, नहीं, तो ये भी अपने आप में यूनिक है। तो हम जब भी ए और बी इकोसिस्टम को कंपेयर करके बीटा डाइवर्सिटी निकालेंगे तो एक ए स्पीशीज यूनिक हो गई और एक ये स्पीशीज यूनिक हो गई, तो हम बताएंगे बीटा डाइवर्सिटी यहाँ का 2 है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ बी और सी का भी काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक ये कॉमन हो गया, एक ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पर सर्कल वाली मछलियाँ यूनिक थी और एक हेक्सागोनल वाली मछलियाँ यूनिक थी, तो ये 2 यहाँ पर भी बीटा डाइवर्सिटी हो गई। अब हम समझते हैं गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी कुछ नहीं है, जितनी भी ओवरऑल डाइवर्सिटीज हैं उन सबको अगर हम काउंट करेंगे तो गामा डाइवर्सिटी हमेशा एक बड़े बायोस्फीयर के लिए होता है, एक बड़े इकोसिस्टम्स के लिए होता है, या फिर आप समझो कि डिफरेंट इकोसिस्टम को हम एक साथ क्लब कर दें। यहाँ पर अगर हम लोग गामा डाइवर्सिटी निकालेंगे तो गामा डाइवर्सिटी ए का, बी का, सी का ऐसा अलग नहीं निकलेगा, ए बी सी एक साथ इन तीनों का गामा डाइवर्सिटी निकलेगा। और ये कितने होंगे आप खुद ही देख लो, एक तो है ट्रायंगल, एक है सर्कल, एक है स्क्वायर, एक है स्टार और एक है हेक्सागोनल, मतलब 1 2 3 4 5, ये जो 5 नंबर है ये हो गई हमारी गामा डाइवर्सिटी। बात समझ में आ गई, अल्फा बीटा गामा कैसे काउंट करते हैं, कैसे डाइवर्सिटीज को हम अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। लेवल भी अलग अलग है, आप हमेशा देखना अल्फा डाइवर्सिटी जो है वो सबसे छोटे एरिया के लिए काउंट किया जाएगा, बीटा डाइवर्सिटी उसमें कहीं 2 इकोसिस्टम्स ऐसे इन्वॉल्व हो जाएंगे, मतलब अल्फा डाइवर्सिटी से तो बड़ा ही एरिया है, गामा डाइवर्सिटी में और भी बड़ी चीजों को हम कंसिडर करेंगे। और साथ ही साथ हमने इनके बीच के डिफरेंसेस भी देख लिए, जेनेटिक डिफरेंस को, जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारी बातें हैं कि किस हिसाब से अडेप्टेबिलिटी, जिस हिसाब से इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं तो अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है, सर्वाइवल रेट्स बढ़ते हैं, तो इस हिसाब से जितना ज़्यादा होगा, आप खुद ही समझो इस चीज़ को। जैसे कि हमने एग्जांपल भी दिया, गेहूं वाला एग्जांपल दिया था, इस तरीके से आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो जिसके बेसिस पर आप यहाँ पर बताओगे। अच्छा, स्पीशीज के बेसिस पर मैंने आपको और भी डिफरेंसेस वगैरह काउंट कराए थे कि स्पीशीज का मतलब होता क्या है। आप देखोगे कि स्पीशीज का मतलब, देखो अगर वो लोग इंटरब्रीड नहीं कर सकते आपस में, कोई न्यू वन को पैदा नहीं कर सकते, तो वो अलग अलग स्पीशीज हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि शुरुआती दिनों में तो वो एक ही स्पीशीज रहते हैं, लेकिन किसी न किसी सर्कमस्टांसेस के कारण उनके अंदर कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस आते हैं और टाइम के साथ साथ इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है कि उनके बीच में फिर इंटरब्रीडिंग होना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैसे कि जो भी डॉग्स हैं, आज के डॉग्स जो है वो कहाँ से निकल कर आए हैं। मान लो कि पहले के ज़माने में वुल्फ्स हुआ करते थे, वुल्फ्स, तो यहाँ से कहीं से डॉग्स की जो प्रजाति है वो इन वुल्फ से निकल कर आई है। आज भी अगर आप लोग
हस्की ब्रीड को देखोगे तो उसकी शक्ल वोल्फ से बहुत ज़्यादा मिलती है। साइबेरियन हस्की देख लो या फिर अलास्का वाले अलास्कियन हस्कीज देख लो, वो सब वोल्फ जैसे ही दिखते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब इनका आप बोलोगे म्यूटेशन हो गया कि इनका डोमेस्टिकेशन होना स्टार्ट होता है, तो धीरे धीरे ये काफ़ी हम्बल हो जाते हैं। अपने इंसानों के बीच में सबसे ज़्यादा घुलने मिलने वाले जानवरों में से कुत्तों को हम जरूर काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि चेंज हो गया, अब इनके बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती है। तो यही एग्जाम्पल मैं दे रहा था कि कभी कभी स्पेशीज ऐसे भी इवॉल्व होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग डाइवर्सिटी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि डाइवर्सिटी आखिरकार कैसे क्रिएट होती है, तो ये सारे पॉइंट्स हमको पता होना चाहिए।